जरा इस लड़की को ध्यान से देखिए, देखने में कितनी प्यारी सी लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे इसने क्या ही कभी कुछ किया हो। जहाँ पढ़ने लिखने में लड़की बहुत ही होशियार थी, 10वीं क्लास में इसने 90% और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में जिसने 85% से उसे पास किया था। अब इतनी होनहार लड़की अपने फ्यूचर को देखते हुए शहर की तरफ शिफ्ट होती है और सोचती है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई आगे शहर जाकर करेगी। और अब वो अपने एक छोटे से शहर से निकलकर राजस्थान के जयपुर में आ गई और यहाँ उसने आर्ट्स में आगे अपना भविष्य बनाने की सोची। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप एक छोटे से शहर में रहते हो और आप एकदम से किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएं, तो आपको वहाँ की जगह बेशक मनमोहित कर देगी। आप भी उसको देखकर पागल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो अभी तक नर्क में रह रहा था या फिर रह रही थी, और अब आप एकदम से बड़े शहर में आ जाते हैं तो आपको वहाँ की हवा लग जाती है और आप उसके माहौल में ढलने के लिए खुद को उतावला कर बैठते हैं। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था प्रिया सेठ के साथ। जैसे ही वो जयपुर शिफ्ट हुई तो उसे लगा कि असली जिंदगी तो यहाँ पर है, मैं तो अभी तक नर्क में जी रही थी। लेकिन यह सभी बड़े बड़े शहर दिखने में जितने कमाल के लगते हैं, दूसरी तरफ इनकी एक बहुत ही डार्क साइड भी मौजूद है। प्रिया जैसे ही जयपुर आई तो उसने सोच लिया था कि वो इस शहर में अपना पूरा नाम कमाएगी। यहाँ के बड़े बड़े लोगों के साथ जो यहाँ की मोटी मोटी फर्म्स मौजूद हैं, और उन सभी का पैसा अब वो हड़पना चाहती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब घर वालों ने उसे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा बहुत पैसा भी भेजते होंगे। यहाँ प्रिया ने खुद बताया कि उसे घर से 20,000 रुपए प्रति महीना मिलते थे। अब आप खुद सोच कर देखिए, एक लड़की को जयपुर जैसे शहर में 20,000 रुपए कोई कम रकम नहीं है। आराम से वो अपना इतने पैसों में गुजारा कर सकती है। लेकिन यहाँ प्रिया सेठ को ये 20,000 रुपए बहुत कम लग रहे थे। जिसके बाद प्रिया ने अब बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे। अब उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा पैसा चाहिए था। तो यहाँ शुरुआत में उसने सोचा कि क्यों ना वो एक जॉब करे, और अब यहाँ उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब की तलाश भी शुरू कर दी। अब आपको भी पता है कि हम जॉब ढूंढने के लिए या तो किसी एजेंट को बोलते हैं या फिर हम अखबारों में आने वाले क्लासिफाइड को देखते और उनमें दिए गए नंबर्स पर कॉल करते ताकि हम आगे जॉब की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें। और ऐसा ही एक क्लासिफाइड जो कि अखबार में आया हुआ था वो प्रिया सेठ ने देखा जब वो अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी। और अब क्लासिफाइड में दिए गए नंबर पर जैसे ही प्रिया सेठ ने कॉल किया तो उसे पता चला कि ये कोई जॉब वाली कंपनी नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा जाल है जिसमें लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। जी हाँ, वो एक एस्कॉर्ट एजेंसी थी। और वहाँ जैसे ही प्रिया सेठ ने उस आदमी को कॉल किया जो उस एस्कॉर्ट एजेंसी को चलाता था, और यहाँ पहले तो उस आदमी ने प्रिया सेठ को खुद ही यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट बनने का ऑफर रखा। जी हाँ, उसने कहा कि तुम हमारे क्लाइंट्स के पास जाओगी और तुम्हें इतने इतने पैसे मिलेंगे पर नाइट के हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि प्रिया सेठ के लिए ये सब कुछ नया था तो उसने इस चीज के लिए मना कर दिया। जिसके बाद उसे एजेंट ने कहा कि तुम खुद ना उतरो इस लाइन में, तुम अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को हमारे पास लेकर आ सकती हो और इस बीच तुम्हें एक एक लड़की को सप्लाई करने के लिए कुछ कमीशन दिया जाएगा। यह ऑफर भी प्रिया सेठ ने ठुकरा दिया और वह सोच रही थी कि वह किसी और की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अब यहाँ पर वो कॉल कट हो गई। जिसके बाद कुछ दिन और बीत गए। अब यहाँ प्रिया सेठ को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तो बार बार उसे वही ख्याल आ रहा था कि क्यों ना वो खुद एक बार उस एस्कॉर्ट एजेंट को फोन करे और इसके बारे में आगे बात करे। और यहाँ वो दोबारा बात करती है और मान जाती है लड़कियां सप्लाई करने के लिए। वो खुद नहीं उतरने वाली थी। वह कह रही थी कि मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को इस काम के लिए मना लूंगी और उसके बदले में यहाँ कोई कमीशन लूंगी। अब यहाँ प्रिया सेठ कुछ दिनों बाद एक एक लड़की को बहला फुसला कर इस धंधे में उतार रही थी और इसके बदले में प्रिया को काफी मोटा पैसा भी मिल रहा था। एक छोटे शहर से आई हुई लड़की प्रिया एस्कॉर्ट के धंधे में उतरने के बाद ऑब्वियसली नशे पत्तों में भी पड़ गई थी। जी हाँ, वह सारा दिन माल के नशे में रहती थी। दारू सिगरेट हमेशा उसके पास रहते और यह सब तो उसके लिए आम हो चुका था। अब यहाँ कुछ टाइम तो प्रिया ने अलग अलग एजेंट्स के लिए काम किया, अलग अलग लड़कियां उनको सप्लाई करी। लेकिन 2014 तक आते आते उसे इस धंधे के पूरे नियम पता चल चुके थे और वह समझ चुकी थी कि यह सब कैसे काम करता है। तो यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी और के लिए काम करने की बजाय वो खुद के लिए काम करे। और यहाँ उसने 2014
में अपनी खुद की ही एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। यहाँ वह ऐड डालती थी जिसको जयपुर शहर में लड़कियां चाहिए हो वह उससे कांटेक्ट करे। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा यहाँ नहीं था। जी हाँ, बजाय यहाँ पर लड़कियां सप्लाई करने के अब यहाँ पर इस साइट से प्रिया ठगी का धंधा स्टार्ट करने वाली थी। क्योंकि जैसे ही इस साइट के थ्रू कोई भी प्रिया को कॉल करता था तो वो सीधा उसे व्हाट्सएप कन्वर्सेशन पर ले लेती थी और वहाँ वो कुछ लड़कियों की पहले फोटोज भेजती और उसके बाद वो सीधा अपनी फोटो भेज देती कि यह लड़कियां अवेलेबल हैं, बताओ कौन सी चाहिए। यहाँ प्रिया बहुत शातिर थी, वह हमेशा अपने से कम खूबसूरत लड़कियों की फोटोज भेजती थी और बाद में अपनी फोटो दिखाकर वह हुक्म के इक्के की चाल चल जाती और सीधे तौर पर ग्राहक को वह प्रिया ही पसंद आती। एंड में जिसके बाद प्रिया की फोटो देखकर डील करने के बाद मिलने का प्लान किया जाता था। लेकिन प्रिया हमेशा यहाँ ध्यान रखती थी कि वह जिससे भी मिलेगी वह कम से कम शादीशुदा हो और उसकी उम्र 35 से 45 साल की हो ताकि वह आगे चलकर उससे और ज्यादा पैसे हट सके। वह यहाँ अपनी कीमत 25 से 30 हजार के हिसाब से चार्ज कर रही थी। अब यहाँ जैसे ही प्रिया अपने किसी क्लाइंट से शाम के टाइम या फिर रात के टाइम मिलने जाती है तो पहले ही वो उससे यहाँ पूरा एडवांस ले लेती और जैसे ही वो उसकी गाड़ी में बैठती और उसे पैसे वैसे लेकर उसे बातें वगैरह करती और कहती कि तुम यहीं बैठो, मैं सारा पैसा अपनी गाड़ी में रख कर आती। अब यहाँ क्लाइंट बेचारा बैठकर पीछे एक्साइटेड हो रहा था कि उसकी रात आज रंगीन होगी और जैसे ही प्रिया क्लाइंट की गाड़ी से उतरती है और अपनी गाड़ी में पैसा रखने के लिए जाती है तो यहाँ वापस अपने क्लाइंट के पास आने की बजाय वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती थी। सोच कर देखिए, एक क्लाइंट पीछे उसका इंतजार कर रहा है और यहाँ उसकी लड़की उसका पैसा लेकर भाग गई। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी प्रिया वापस नहीं आती तो वो लड़का जिसके वह पैसे लेकर भागी है वो भी बेचारा शर्म से वहाँ से चला जाता और किसी को इसकी शिकायत भी नहीं करता। यहाँ वो 35 से 45 साल के लड़कों को या फिर आदमियों को इसलिए फंसा देती क्योंकि इस उम्र तक आते आते लोग शादीशुदा हो जाते हैं और वो इस बात की कंप्लेंट किसी को नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसकी कंप्लेंट कहीं करेंगे तो उनका भांडा फूट जाएगा कि वह ऐसे रात को लड़की बुला रहा था और हो सकता है कि उसकी असली शादीशुदा जिंदगी भी इससे टूट जाए। और इसी बात का फायदा उठाकर वह अपने आप को ठगा सा महसूस करके शांत हो जाते थे और प्रिया का यह काम बहुत तेजी से चल रहा था। यकीन मानिए कुछ ही महीनों के अंदर प्रिया ने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना लिया था और उनके पैसे ठग लिए थे। अब प्रिया के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था और वो अब खुद से बहुत महंगी महंगी शॉपिंग करने लगी थी। आप सोचकर देखिए, वो जो जूते डालती थी उसकी कीमत 80,000 रुपए की होती थी जबकि उसके कपड़ों की कीमत लाखों में हुआ करती थी। प्रिया ने खुद बताया कि उस टाइम पर उसके महीने का खर्चा 2-2.5 लाख से ज्यादा का था। और सोचकर देखिए, यह सारा पैसा प्रिया ठगी के सहारे ही बना रही थी। लेकिन 2014 में ही एक व्यक्ति ने प्रिया की शिकायत पुलिस में कर दी और यहाँ प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पैसा वगैरह खिलाने के बाद प्रिया जेल से बाहर आ गई। अब यहाँ कई तरीकों से प्रिया पैसा बना रही थी। एक बार तो सोचकर देखिए, वो एटीएम से पैसा निकालने के लिए गैस कटर को अपने साथ लेकर गई थी लेकिन एटीएम इतनी जल्दी कटा नहीं और पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया और कुछ महीने की सजा काटने के बाद प्रिया वापस फिर से बाहर आ गई थी। और अब 2015 का समय आ चुका था और आपको याद ही होगा कि 2015 का वो टाइम था जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था और जब टेंडर भी बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। लोग अपने अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए टेंडर का सहारा ले रहे थे और अब इसी टेंडर ऐप का फायदा प्रिया सेठ ने उठाया। जी हाँ, वो टेंडर ऐप के थ्रू नए नए लड़कों से मिल रही थी और वह बस नोटिस करती थी कि अच्छे घराने का लड़का उसे मिल जाए और वो उसे आसानी से लूट सके। और जो भी इसके पास राइट स्वाइप आते थे और जो भी लाइक्स उसके पास टेंडर ऐप पर आते थे और उनमें से वो छट नहीं करके लोगों के अच्छे लाइफस्टाइल को देखकर अलग अलग लड़कों से बात कर रही थी और पूरा दिन अलग अलग लड़कों को टाइम देकर वह उनसे मिलने जाती। मिलते ही वह उनके साथ कुछ अश्लील फोटो क्लिक कर लेती। अब लड़के हैं यहाँ पर जल्दी पिघल जाते हैं, वह ध्यान ही नहीं रखते कि आगे इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन प्रिया इसका पूरा ध्यान रख रही थी कि वह फोटो सिर्फ उसके पास ही रहे और जैसे ही वो फोटोज क्लिक कर लेती थी उसके कुछ दिनों बाद ही प्रिया यहाँ लड़कों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती थी। जी हाँ, ब्लैकमेल के तौर पर वो उनसे पैसे मांग रही थी। अब यहाँ टेंडर ऐप पार्टनर मैचिंग ऐप ना रहकर एक ठगी का जरिया बन चुका था। कमाल की बात तो ये थी कि इस टेंडर ऐप से भी लाखों रुपए ठगने के बाद भी कोई सामने नहीं आ रहा था।
प्रिया सेठ की शिकायत करने के लिए। और अब यहाँ धीरे धीरे टाइम बीता और समय आया 2018 का, और टेंडर का ही इस्तेमाल करते हुए प्रिया को एक 45 साल का बैंक मैनेजर मिला और इससे उसकी अच्छी बातें हुई और प्रिया यहाँ उस बैंक मैनेजर के साथ लिव इन में रहने लगी। और वो बेचारा बैंक मैनेजर इसे प्रिया का प्यार समझ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिया उसे एक चलता फिरता छोटा पर्सनल बैंक समझ रही है। कुछ महीने उसके साथ अच्छे से रहने के बाद प्रिया ने अब अपना असली रूप उस बैंक मैनेजर को दिखाना स्टार्ट कर दिया था। उसने उसके साथ बहुत सारे न्यूड पिक्स वगैरह क्लिक करवा रखे थे और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उसे पैसे दे, नहीं तो वो इन न्यूड पिक्स को उसके परिवार वालों को भेज देगी। इसके अलावा उसने सीधा बैंक मैनेजर को धमकी दी कि वो उसके ऊपर रेप का भी चार्ज डलवाएगी, कि उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं। और इन सबको दबाने के लिए वो बैंक मैनेजर से कुल टोटल 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। लेकिन इस बार किस्मत ने प्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बैंक मैनेजर सीधा पुलिस के पास गया और उसने अपनी आपबीती सब कुछ पुलिस के सामने रख दी। और यहाँ पुलिस ने इतने एविडेंस जुटा लिए थे कि यहाँ जो भी रिलेशन बैंक मैनेजर और प्रिया के बीच में बने थे वह दोनों की रजामंदी से बने थे। और यहाँ प्रिया अब उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। और यहाँ अब बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करने के जुर्म में प्रिया को फिर से उठा लिया गया। 1 महीने तक अब प्रिया फिर से जेल में रही और 1 महीने के बाद जमानत पर बाहर आई, लेकिन अभी भी वह नहीं सुधरी। उसने फिर से टिंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब फिर से वह एक्टिव थी अपने नए शिकार के लिए। अब यहाँ पर टिंडर पर ही प्रिया सेठ को एक विवान कोहली नाम का लड़का मिला। उसने खुद को एक अनमैरिड इंसान बताया और यहाँ दोनों के बीच अब बातचीत शुरू हुई। जब प्रिया ने विवान का बैकग्राउंड पूछा तो उसने बताया कि वो दिल्ली में एक बड़े करोड़पति कारोबारी का बेटा है और उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अब इतना सुनते ही प्रिया के कान खड़े हो गए और यहाँ अब दोनों के बीच बढ़िया बढ़िया बातचीत होने लगी और अब दोनों मिलने के लिए तैयार थे। इसके अलावा जब इस विवान कोहली से प्रिया की बातें चल रही थी तभी फरवरी 2018 में 21 साल के दीक्षांत नाम के एक लड़के से प्रिया की बात होती है। दीक्षांत ने बताया कि वो मुंबई के एक रईस परिवार से है और खुद भी पेशे से एक मॉडल है और प्रोड्यूसर भी है। प्रिया ने दीक्षांत को भी अपने इस प्यार के जाल में फंसा लिया। अब यहाँ दीक्षांत प्रिया के जाल में इतना पागल हो गया कि वो मुंबई में रहते हुए वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जयपुर शिफ्ट हो गया और यहाँ प्रिया के साथ लिव इन में रहने लगा। दोनों ने एक अच्छा अपार्टमेंट किराए पर लिया। अब दोनों मजे कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया विवान कोहली को भी अपने जाल में फंसाए हुए थी। और वैसे यहाँ पर आपको अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये दोनों कैसे एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रिया ने जितने भी अपने बॉयफ्रेंड बनाए, जितनों के भी साथ संबंध बनाए, वो सभी ठगने के लिए बनाए थे। लेकिन ये पहली बार था जब प्रिया को सच्चे दिल से इस दीक्षांत कामरा से प्यार हुआ था। और अब यह दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में उठा चुके थे। और यहीं जयपुर में ही दीक्षांत का एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम लक्ष्य वालिया था। अब ये लक्ष्य भी कभी कभी दीक्षांत के पास आकर प्रिया से मिलता और अब तीनों कई बार घूमने फिरने भी जाया करते थे। लेकिन साथ रहते हुए यहाँ प्रिया को पता चला कि दीक्षांत बेशक मुंबई के एक अच्छे घर बार से है, लेकिन अभी उसके सर पर 25 लाख का कर्जा है और अब वो उसे कर्जा देना भी था। तो यहाँ दीक्षांत परेशान रहने लगा और फिर प्रिया ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ और मैं ही पैसों का बंदोबस्त करूंगी। और यहाँ पैसों का बंदोबस्त करने के लिए प्रिया ने जो किया वह सच में दिल दहला देने वाला था। और यहाँ भी इन तीनों ने यानी कि प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य ने मिलकर, जी हाँ, वही लड़का जो दिल्ली के एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखता था, उसके खिलाफ प्लान बन चुका था। और प्लान यह था कि प्रिया अब वो विवान को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, उसे जयपुर बुलाएगी और उसे किडनैप करके उसके घर वालों से फिरौती ली जाएगी। अब इन तीनों को यह प्लान बहुत बढ़िया लगा और ये तीनों अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार थे। अब यहाँ विवान को फिर से प्रिया ने जयपुर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अब यहाँ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, मैंने अभी तक आपको विवान कोहली के बारे में बताया, पर मैं आपको बता दूं कि असल में कोई विवान कोहली था ही नहीं, बल्कि विवान कोहली का असल नाम दुष्यंत शर्मा था। जी हाँ,
और यह दुष्यंत शर्मा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुकात नहीं रखता था, बल्कि उसके पिता एक बहुत छोटी सी माइनिंग कंपनी में नौकरी किया करते थे। अब यह दुष्यंत भी बहुत चालाक था। उसने अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन बताकर प्रिया के सामने पेश किया था कि प्रिया उसके जाल में फंस जाए। और यहाँ प्रिया को लग रहा था कि इसके पास बहुत पैसा है और उसने अब यहाँ दुष्यंत को मिलने के लिए वापस जयपुर बुला लिया था। और उसका प्लान था कि वो उसे किडनैप करके फिर ब्लैकमेल करके उसके घर वालों से पैसे लेगी। तो यहाँ प्लान के मुताबिक दुष्यंत प्रिया से मिलने के लिए जयपुर पहुंचा और दोनों ने मुलाकात करी। लेकिन पहली ही रात के बाद अगली सुबह होते होते दुष्यंत को प्रिया, लक्ष्य और दीक्षांत ने मिलकर किडनैप कर लिया, उसके साथ मारपीट करी। जिसके बाद यहाँ पर विवान यानी दुष्यंत को उसके घर वालों का नंबर देने के लिए कहा गया। उसने तुरंत अपने घर वालों का नंबर दे दिया और यहाँ प्रिया ने अब कॉल किया उसके पिता को। उसके पिता ने कॉल उठाई और पूछा कि आप कौन। यहाँ प्रिया ने बताया कि मैं जो भी हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा बेटा विवान हमारे कब्जे में है और उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अगले 20 मिनट में 10 लाख का इंतजाम करना है। अब यहाँ उसका पिता भी बेचारा हंस रहा था कि विवान कोहली कौन है, ठीक है जो भी हो मुझे क्या, तुम उसे अपने पास यहाँ पर पकड़ कर रखो। और अगली आवाज यहाँ फिर उसके पिता को दुष्यंत की सुनाई गई, जो कि विवान कोहली बनकर वहाँ पर बैठा हुआ था। इसके बाद फिर से प्रिया ने उसके पिता को कहा कि तुम्हारे पास 20 मिनट है और 20 मिनट के अंदर 10 लाख का इंतजाम कर लो, वरना उसकी जान नहीं बच पाएगी। इस कॉल के काटने के बाद दुष्यंत ने अपनी असल सच्चाई प्रिया के सामने रखी कि मैं कोई विवान कोहली नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई इतना बड़ा काम धंधा है। मैं बहुत छोटे से घर का लड़का हूँ। मेरे पिता एक माइनिंग कंपनी में नौकरी करते हैं और इतने पैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक साथ देखे भी नहीं होंगे। ये ट्विस्ट देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वो उम्मीद कर रहे थे कि इस लड़के से वो 10 लाख रुपए कम से कम एक दिन में ऐंठ लेंगे और एक बार फिर से फिरौती की मांग जरूर करेंगे। लेकिन यह 10 लाख तो दूर की बात, यहाँ 10,000 भी उनको आते हुए नहीं दिख रहे थे। जिसके बाद प्रिया ने एक बार फिर से दुष्यंत के पिता को कॉल किया और कहा कि तुम्हारे पास 20 मिनट हैं और 20 मिनट के अंदर तुमने 10 लाख नहीं दिए तो तुम अपने बेटे का मुंह कभी नहीं देख पाओगे। अब यहाँ दुष्यंत के पिता ने कहा कि मेरे पास 10 लाख तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 3 लाख दे सकता हूँ, जो मैंने अपने पूरे जीवन भर में कमाई करके इकट्ठा किए हुए हैं। ये बात सुनते ही प्रिया का दिमाग खराब हो गया और यहाँ उसने कहा कि ठीक है, तुम 3 लाख दुष्यंत के अकाउंट में डलवा दो। और यहाँ अगले ही 10 मिनट में जाकर बैंक में दुष्यंत के पिता ने वो 3 लाख अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद प्रिया ने दुष्यंत का ATM कार्ड उससे छीन लिया और अब यहाँ अपने दोनों चेलों को यानी कि दीक्षांत और लक्ष्य को ऑर्डर दे दिया कि दुष्यंत को खत्म कर दो। सोच कर देखिए वो यहाँ क्या करने वाली थी। यहाँ दीक्षांत ने दुष्यंत को बेड के ऊपर लेटाया और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। उसके पिता ने 3 लाख रुपए डलवाने के बाद कई बार प्रिया सेठ के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसने फोन काट दिया और बाद में फोन बंद आने लगा। अब यहाँ अपने बेटे की तलाश करते हुए उसके पिता जयपुर आए और यहाँ पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने दुष्यंत का पूरा रिकॉर्ड खंगाला और यहाँ उसके कॉल रिकॉर्ड्स में नोटिस किया कि कुछ एक दिनों से वो एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रिया सेठ का था। जिसके बाद पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि दुष्यंत का फोन बंद होने तक यानी कि उसकी अंतिम लोकेशन तक प्रिया सेठ का नंबर भी उसके साथ ही था। मतलब ये दोनों साथ ही थे। और अब यहाँ प्रिया सेठ जयपुर में रहते हुए अंडरग्राउंड हो गई थी। पुलिस ने प्रिया सेठ की तलाश शुरू कर दी और यहाँ प्रिया को जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने भागते हुए देख लिया और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद प्रिया सेठ से पूछा गया कि जब तुम्हें 3 लाख मिल ही रहे थे तो तुमने दुष्यंत को क्यों मरवाया। इसके बाद उसका रिप्लाई था कि ये लड़का अब हमारे किसी काम का नहीं था, हम जो सोच रहे थे वो नहीं निकला और इसने हमें धोखा दिया था। सोच कर देखिए वो क्या कर रही थी कि इसने उसको धोखा दिया कि अगर वो सच में इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता तो हमें 10 लाख देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद हमें तो 3 लाख ही मिले। खैर एक साथ अब प्रिया, दीक्षांत और उसके दोस्त लक्ष्य को गिरफ्तार किया जा चुका था और इन तीनों को अब कोर्ट में पेश किया गया। 2018 में गिरफ्तार हुए 2019 में लक्ष्य वालिया को, जो कि दीक्षांत का दोस्त था, उसने जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई। इसकी जमानत मंजूर हो गई क्योंकि वो इसमें कुछ ज्यादा रोल नहीं निभा रहा था। लेकिन इसके उल्ट दीक्षांत और प्रिया, जो इस केस के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने भी 2 बार इस केस में अपनी जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन उनकी दोनों बार ही जमानत
खारिज हो गई। केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और इन दोनों को अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए और जो प्रिया सेठ ने किया वो कहां तक सही था। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।